इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का 8वां लेक्चर, म्यू टेस्ट सेकंड के नाम पर इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ने पर जहां हमको सुविधाजनक लगेगा हम क्वेश्चन टेस्ट भी लगा लेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ थर्ड काइंड, और उसका पहला एग्जाम्पल गामा फंक्शन का है। ये गामा फंक्शन n ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट होता है। अब n ग्रेटर देन 0 को हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे, जैसा कि आप जानते हैं, 0 और 1। एक तो हम ले लेंगे 1 और उससे ज़्यादा, और दूसरा हम ले लेंगे ओपन इंटरवल 0-1। दोनों का यूनियन करिएगा तो यही आ जाएगा n ग्रेटर देन 0। तो 0 से इन्फिनिटी वाले में जैसा कि आपको सिखाएं, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, 0 to a to infinity वेयर a इज ए नंबर ग्रेटर देन 0। इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया। तो हम पहले I1 का नेचर डिस्कस कर दे रहे हैं। नेचर ऑफ I1, पहला केस, व्हेन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस केस में I1 प्रॉपर इंटीग्रल होगा, विचार कर लीजिए। n-1 नॉन निगेटिव है, n-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माने नॉन निगेटिव, माने निगेटिव नहीं है। x के ऊपर पावर निगेटिव नहीं है। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 के ऊपर पावर निगेटिव नहीं है। 0 के ऊपर पावर निगेटिव होता तब ना बवाल होता, टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता। तो इसलिए I1 एक प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते कन्वर्जेंट होगा। व्हेन 0 लेस देन n लेस देन 1, इस क्षेत्र में आइए, ये I1 लिखा हमने। अब देखो n लेस देन 1 है तो n-1 निगेटिव होगा, n-1 निगेटिव होगा तो यहाँ 0 रखिएगा तो 0 के ऊपर निगेटिव पावर आ गया, यानी 0 बीइंग द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हो गया। इसको हमने ऐसा लिख दिया और हम म्यू टेस्ट लगाए हुए हैं। चूंकि 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए 0 पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की जाती है। ये फार्मूला है, ठीक है ना। ऐसे ये कैलकुलेट कर दिया, ये फार्मूले से x रिप्लेस हो गया h से, इस पावर को यहां कर दिया, ऐसा आ गया। अब अगर हम म्यू -1 माइनस n को 0 ले लें तो h टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो लिमिट सिर्फ इतनी बचेगी, लिमिट h टेंस टू 0 e टू दी पावर -h, चूजिंग म्यू इक्वल टू 1 माइनस n ग्रेटर देन 0। ठीक भाई। और अब h बराबर 0 रखिएगा तो e टू दी पावर -0 माने 1 जो कि फाइनाइट आ गया, और म्यू 1 माइनस n है। 1 माइनस n 1 से कम इसलिए होगा क्योंकि n पॉजिटिव है। देखो n पॉजिटिव है ना, तो 1 माइनस n, देखिए 1 माइनस n 1 से कम हो जाएगा। तो बस हो गई बात। Thus there exists a positive number mu less than 1 such that this limit is finite, and so by mu test I1 is convergent। तो I1 इस क्षेत्र में भी कन्वर्जेंट, इस क्षेत्र में भी कन्वर्जेंट, यानी I1 ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट। अब जरा नेचर ऑफ I2 देखें। नेचर ऑफ I2, व्हेन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और व्हेन 0 लेस देन n लेस देन 1, दोनों में पूरा, यानी n ग्रेटर देन 0 के लिए, n ग्रेटर देन 0 के लिए इकट्ठा I2 ले रहे हैं क्योंकि नेचर विल बी द सेम। तो I2 माने इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x x टू दी पावर n-1 dx। अब इसका जो सलूशन है वो थोड़ा अचानक सडन यहाँ से एक ब्लाइंड कर्व है, अंधा मोड़ है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। हायर क्लास की मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स है। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन लिखा, और जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा सम इस एक टर्म से बड़ा होगा, n पॉजिटिव और x चाहे जो भी हो, लेकिन हम x वही ले रहे हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू a टू इन्फिनिटी है ना, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद इधर भी 1 कर दिए, इधर भी 1 कर दिए, तो ये चिन्ह बदल गया, साइन बदल गया, ऐसा आ गया। फिर दोनों तरफ x टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये स्थिति आ गई, और ये हो जाएगा x टू दी पावर -2 यानी 1/x²। तो अब आप सोचिए ये किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये फर्स्ट काइंड है, ये फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना। तो अब आप देखिए कि इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1/x² dx इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी दिस dx आल्सो कन्वर्जेंट, यानी I2 इज कन्वर्जेंट, I2 इज कन्वर्जेंट।
तो ध्यान से देख लीजिए, इस रीजन में I1 प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते कन्वर्जेंट, इस रीजन में I1 कन्वर्जेंट, इन दोनों रीजन में I2 कन्वर्जेंट है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला कि इन दोनों रीजन में I1 प्लस I2 कन्वर्जेंट। Thus, I1 plus I2 is convergent for 0 less than n less than 1 and also for n greater than or equal to 1, that is for n greater than 0. And so I1 plus I2 ही तो गामा n था ना, गामा n which is integral 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 dx is convergent फॉर n ग्रेटर देन 0। तो अव्वल तो आप ये समझिए कि ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इस इंटीग्रल का अध्ययन स्टडी आयलर ने किया था। तो बीटा फंक्शन को आयलरियन फर्स्ट इंटीग्रल बोलते हैं और गामा फंक्शन को आयलरियन सेकंड इंटीग्रल बोलते हैं। दोनों ही इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है उससे ये प्रमाणित होता है कि ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है इसलिए इनकी कोई वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट, तो फाइनाइट वैल्यू निकाली नहीं जा सकी, इसलिए इनको डिनोट कर दिया गया बीटा फंक्शन को कैपिटल बी ब्रैकेट में m कामा n से, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स m और n है और ये सिंगल पैरामीटर n का फंक्शन है। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो सोचो विचारो जो आएगा उसमें n रहेगा, यानी दिस इज अ फंक्शन ऑफ n, तो इसको गामा ऑफ n से डिनोट किया गया। ठीक, अब जिज्ञासावश मन में बात ये उठती है कि n इक्वल टू 0 और लेस देन 0 के लिए क्या स्थिति बनेगी। तो आइए थोड़ा सा उसको भी विचार करना। नोट, अलग से नोट हम लगा रहे हैं। व्हेन n लेस देन और इक्वल टू 0, तो सिर्फ हम I1 उठा रहे हैं। I1 क्या था? इंटीग्रल 0 टू a e टू दी पावर माइनस x x टू दी पावर n माइनस 1 dx। जब n 0 होगा तो x के ऊपर पावर कितना होगा? -1, यानी निगेटिव पावर। जब n लेस देन 0 होगा माने निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव -1 फिर निगेटिव ना। तो x पे निगेटिव पावर है, यानी 0 पे निगेटिव पावर है, माने ये इन्फिनिटी कर देगा, फंक्शन को अनबाउंडेड कर देगा। n-1 निगेटिव है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a e टू दी पावर माइनस x अपॉन x टू दी पावर 1 माइनस n dx। 1 माइनस n इज पॉजिटिव। 0 being point of infinite discontinuity। फिर हम म्यू टेस्ट लगाने जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, राइट हैंड लिमिट है ये, x माइनस 0 होल टू दी पावर म्यू, और यही फंक्शन। तो ये फंक्शन पूरा लिख दे रहा हूं मैं, e टू दी पावर माइनस x अपॉन x टू दी पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h टू दी पावर म्यू e टू दी पावर माइनस h अपॉन h टू दी पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h टू दी पावर म्यू माइनस ब्रैकेट 1 माइनस n और इंटू e टू दी पावर माइनस h। तो म्यू टेस्ट में ये जो लिमिट आती है ना, ये सिर्फ फाइनाइट होनी चाहिए। सेकंड काइंड वाले में फाइनाइट, फर्स्ट काइंड वाले में फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो अगर हम h, देखो h टेंस टू 0 है, यहाँ 0 रखना, 0 के ऊपर जब पॉजिटिव पावर होगा तो ये 0 ना, h टू दी पावर 0 माने ये 1 हो जाएगा। तो लिखिए इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू, या विच इज फाइनाइट, ऐसे लिखते हैं, विच इज फाइनाइट फॉर म्यू माइनस 1 माइनस n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी h के ऊपर ये जो पावर लगा है, अगर इसको हम इक्वल टू 0 ले लें तो h टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और फिर लिमिट h टेंस टू 0 लीजिएगा तो 1 आएगा, जो कि फाइनाइट है। और अगर h के ऊपर जो पावर है उसको हम पॉजिटिव ले लें तो h टू दी पावर पॉजिटिव माने 0 टू दी पावर पॉजिटिव माने यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, ये भी फाइनाइट होगा।
तो फाइनाइट लिमिट आने की दो स्थितियां हैं, दैट इज फॉर म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एन। अब ये स्थिति है, अगर एन जीरो है तो ये म्यू ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन जीरो करोगे तो 1 आएगा, यानी म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और अगर एन निगेटिव है तो ये 1 से और बड़ा हो जाएगा, म्यू और बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम ये तो कह ही सकते हैं, बस यही काम खत्म करिए। 10 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 x माइनस 0 होल टू द पावर म्यू e टू द पावर माइनस x अपॉन x टू द पावर 1 माइनस n इज फाइनाइट फॉर म्यू पॉजिटिव एंड म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से तो बड़ा होगा ना भाई, जैसे यहाँ 2 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ही होगा। इक्वल टू 1 भी कभी होगा क्या, ये इक्वलिटी लगी है ना, n बराबर 0 के लिए इक्वल टू 1, तो ऐसा हो गया। एंड सो बाई म्यू टेस्ट दिस I1 इज डाइवर्जेंट। तो अब I2 निकालने की जरूरत नहीं, I1 प्लस I2 में I1 डाइवर्जेंट हो गया, तो I1 प्लस I2 भी डाइवर्जेंट होगा, और गामा n कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ऐसा। अब एग्जाम्पल 2 देखिए जल्दी जल्दी, वीडियो की साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल 2, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो चाहे तो वैसे ही फिर डिस्कस कर ले। हाँ, ये कन्वर्जेंट होता है 0 लेस देन n लेस देन 1 के लिए। नेचर ऑफ I1, नेचर ऑफ I1 व्हेन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। शुरू करें, ये देखिए, तो x पे निगेटिव पावर नहीं रहेगा, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। I1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल और इसलिए कन्वर्जेंट हो गया। दूसरा क्षेत्र पकड़िए, व्हेन 0 लेस देन n लेस देन 1, I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx, n माइनस 1 इज नेगेटिव है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन x टू द पावर 1 माइनस n 1 प्लस x dx, 1 माइनस n इज पॉजिटिव, 0 बीइंग पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें हम क्वोशेंट टेस्ट लगा दे रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 1 माइनस n 1 प्लस x, g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 1 माइनस n, लिमिट x टेंस टू दैट पॉइंट विच इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस x, लिमिट भी लेनी है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस x विच इज इक्वल टू 1, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो सिंस इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन x माइनस 0 होल टू द पावर 1 माइनस n dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। एक से कम अगर ये पावर होगा, एक से कम पावर होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट।
तो ये पावर एक से कम है ना, क्योंकि n पॉजिटिव है तो एक में से पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो कन्वर्जेंट। इज कन्वर्जेंट, क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि 1 माइनस n इज लेस देन 1। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये कंपैरिजन टेस्ट, क्वोशंट टेस्ट लगा दिया हमने। देयरफॉर बाय क्वोशंट टेस्ट इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इज आल्सो कन्वर्जेंट ना। इसका मतलब इसमें I1 कन्वर्जेंट हुआ, I1 इज कन्वर्जेंट। नेचर ऑफ I2, नेचर ऑफ I2 when n greater than or equal to 1, I2 equal to integral a to infinity x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx, n greater than or equal to 1 है। और ये इन्फिनिटी है तो फर्स्ट काइंड हुआ, तो फर्स्ट काइंड हुआ। क्वोशंट टेस्ट हम लगा रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 2 माइनस n। फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल में क्वोशंट टेस्ट में लिमिट होती है इन्फिनिटी की, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू, देखो ये उल्ट ऊपर रहेगा ना, n n कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, जो कि फाइनाइट नॉन जीरो है। तो अब इसमें क्या होगा क्वोशंट टेस्ट में? सिंस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x to the power 2 minus n dx is divergent as, जैसा कि, क्यों डाइवर्जेंट है? कौन सा केस चल रहा है? n greater than or equal to 1 implies that minus n less than or equal to minus 1 implies that 2 minus n less than or equal to 2 minus 1 equal to 1, यानी 2 minus n is less than or equal to 1। जबकि आपको याद होगा ना, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x टू द पावर m dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट व्हेन पावर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन और इक्वल टू 1 वाले केस में डाइवर्जेंट। देयरफॉर I2 दिस इंटीग्रल इज आल्सो हैव द सेम नेचर, I2 इज डाइवर्जेंट। तो इस क्षेत्र में I1 प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते कन्वर्जेंट था, इसी क्षेत्र में I2 डाइवर्जेंट निकला, इसलिए इस क्षेत्र में I1 प्लस I2 यानी कि ये इंटीग्रल कैसा निकला? डाइवर्जेंट निकला। अब इसी को मिटा करके यहीं पे हम लिख दे रहे हैं दूसरा वाला पोर्शन, व्हेन 0 लेस देन n लेस देन 1, तब I2 की क्या स्थिति होगी? I2 इक्वल टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx, n minus 1 less than 0। तो अभी जैसे हम किए थे ये वाला, देखो ये यही तो चल रहा है ना, n minus 1 less than 0, फिर ऐसे लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा, फिर यही सब चलेगा, है ना, यही सब तो चलेगा, एकदम यही सब चलेगा। तो अब की बार इसमें आप लिखोगे सिंस इंटीग्रल ये जैसा हमने अभी किया तो वैसा होगा। ये तो सेकंड काइंड था, ये फर्स्ट काइंड है, a टू इन्फिनिटी है, यहाँ फर्स्ट काइंड इंटीग्रल है। तो चलो करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 1 माइनस n 1 प्लस एक्स, g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 2 माइनस n, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x upon 1 plus x equal to 1, which is finite and non-zero. Since integral a to infinity 1 upon x to the power 2 minus n dx is convergent। क्यों कन्वर्जेंट है भाई? एज, जैसा कि ये फर्स्ट काइंड, ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब 2 माइनस n 1 से बड़ा हो, यानी कि एज देखो
n लेस देन 1 है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस n ग्रेटर देन माइनस 1 इंप्लाइज दैट दोनों तरफ 2 ऐड करिए, 2 माइनस n ग्रेटर देन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी जो पावर लगा है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए कन्वर्जेंट हुआ। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो I2 भी कन्वर्जेंट हुआ, I2 इज कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, तो इस वाले रीजन में I1 कैसा था, कन्वर्जेंट, और सेम रीजन में I2 भी कन्वर्जेंट है, तो दोनों का सम भी कन्वर्जेंट होगा। तो यही दिखाना था हमें, 0 लेस देन n लेस देन 1 में ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है। क्या इस इंटीग्रल को आप पहचान रहे हो? इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड में जहाँ भी बीटा गामा फंक्शन होगा, वहाँ इस इंटीग्रल पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उस चैप्टर में। इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, ये वैल्यू होती है फाइनाइट वैल्यू। क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट यूनिक है इसलिए कन्वर्जेंट हुआ, लेकिन टेस्ट लगा के कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे ऐसे। तो वहाँ पे ये भी ध्यान रखना आपको कि इसमें जो n का इन्वॉल्वमेंट है वो 0 और n1 के बीच में होना चाहिए। अब इसकी ये वैल्यू निकलेगी कैसे? तो आप थर्ड ईयर के अगर स्टूडेंट हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप कंटूर इंटीग्रेशन पढ़िएगा। कंटूर इंटीग्रेशन एक टेक्निक है इंटीग्रल कैलकुलेट करने की, इवेल्युएट करने की, उसी से ये निकलता है। तो फिर अब आप एक जिज्ञासा सी मन में उठ रही है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा। नोट, तो जैसे आप गामा फंक्शन को चेक किए थे वैसे इसको भी चेक कर सकते हैं। व्हेन n लेस देन आर इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे कि ये I1 ही इसमें डाइवर्जेंट होगा, I2 को निकालने की जरूरत नहीं है। I1 इज डाइवर्जेंट, इंप्लाइज दैट I1 प्लस I2 इज डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट क्यों है वो देख लो फटाफट। I1 क्या था याद करो, इंटीग्रल 0 टू a x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, यही था I1, यही था ना। तो ये सेकंड काइंड इंटीग्रल है। इसमें देखो अगर n इक्वल टू 0 है तो ये पावर माइनस 1 हुआ, माने नेगेटिव पावर। अगर n नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस 1 माने फिर नेगेटिव। तो 0 बीइंग पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, 0 बीइंग पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन टेस्ट हम लगा दे रहे हैं, ये f ऑफ x है। कहाँ लिखे जगह कम, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स। g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। लिमिट x tends to that point which is point of infinite discontinuity 0, f of x upon g of x equals to limit x tends to 0 1 upon 1 plus x, this is equal to 1। ये क्वेश्चन टेस्ट लग रहा है, तो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो जो नेचर gx का है वही नेचर इसका होगा। फिर आप लिखिए सिंस इंटीग्रल 0 टू a g ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन x माइनस 0 होल टू दी पावर n माइनस 1 dx इज, ये ऑक्सिलरी इंटीग्रल है सेकंड काइंड वाले के लिए। तो इसमें लेस देन 1 पावर है तो कन्वर्जेंट होता है। तो ये पावर लेस देन 1 नहीं है क्योंकि n निगेटिव नेचर का है ना। अगर n 0 है तब भी पावर यहां पे माइनस 1 है ना। ये n माइनस 1 का नेचर हमको देखना है। इस डाइवर्जेंट लिखिए, फिर मैं बताता हूं कैसे देखेंगे। अब लिखिए एज, ये n इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट माइनस n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ना, यहीं से गड़बड़ी हो रही है। देखो
ये जब नीचे लाए हैं तो 1 माइनस एन कर देना। यही तो मैथमेटिक्स की खूबी है कि अगर आप कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो आगे चल के वो दांत में जैसे फंस जाए, कुछ कंकड़ सा आ जाए। 1 माइनस एन, ये 1 माइनस एन, बकिया सब ठीक है। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 1 माइनस एन। बस अब बात खत्म हो गई। तो अगर n 0 है तो ये पावर 1, अगर n निगेटिव है तो पावर 1 से बड़ा, इज डाइवर्जेंट एज 1 माइनस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देयरफॉर I1 इज डाइवर्जेंट। तो जब I1 डाइवर्जेंट हो गया तो I1 प्लस I2 भी डाइवर्जेंट होगा, यानी कि जो गिवन इंटीग्रल है वो भी डाइवर्जेंट होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।